पीके गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यूपी टेट का जो 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था उसे देख रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे 30 जो बाल विकास और शिक्षण वित्त संबंधी क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या था। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सूझ, भग्नाश, चिंता और नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो सूझ जो है हमेशा क्या होती है, समस्या समाधान में सहायक होगी, ना कि बाधक होगी। तो देखिए बाकी जो है भग्नाश हो गया, चिंता हो गया, नकारात्मक मानसिक वृत्ति होगी और भी जैसे तनाव हो गया, द्वंद्व हो गया आदि जो होते हैं ये समस्या समाधान में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा संवेग एक संवेग है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आमोद जो है एक संवेग है। तो देख लीजिए मैकडूगल ने क्या बताए हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं तथा उनसे जुड़े हुए 14 संवेग बताए हैं। किसने? मैकडूगल ने। तो देख लीजिए मैकडूगल ने 14 कौन कौन से संवेग बताए हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कीर्तिभाव, आमोद। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है फ्लैंडर है। अब देखिए अगर आप FIACS को देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फ्लिंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फ्लिंडर इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। नेड फ्लिंडर से संबंधित है। इन्होंने 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण जो है क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करता है। तो यह किसने किया था? फ्लिंडर्स ने। इसे हम क्या कहते हैं? FIACS कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा प्रश्न कौशल से के लिए सही नहीं है। तो हमें बताना है कि प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। देखिए प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल यह प्रश्न कौशल है। प्रश्न को प्रोत्साहन देना चाहिए, बिल्कुल अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो प्रोत्साहन देना चाहिए। और हाँ ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, बिल्कुल यह कोई कौशल नहीं है। और चौथा जो विकल्प है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, तो बिल्कुल यह भी है कौशल है। लेकिन इसमें जो आंसर आएगा हाँ व ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, यह कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 है लिखा है कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, सॉरी यहाँ पर तकनीकी है कह रहा है। तो इसमें आएगा प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, या इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है उस पर्सनैलिटी को का जो 2 प्रकार की जो है क्या होते हैं मापन करने की विधियां हैं। एक तो है प्रोजेक्टिव यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक है और दूसरी क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पर हम प्रक्षेपीय तकनीक विधि को देख ले, जैसे शब्द सहचर्य परीक्षण और रूसा शायद दबाव परीक्षण, या जिसे कहते हैं रूसा मसी लक्ष्य परीक्षण या अन्य मसी लक्ष्य परीक्षण, और फिर प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण है। बाकी जो है व्यक्तित्व मापन की जैसे वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है यह भी देख लीजिए। अवलोकन हो गया, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, आत्मनिष्ठ विधि अंतर्गत निरीक्षण निर्धारण मापन विधि, परिसूची और प्रश्नावली विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि आदि। ठीक है, तो ये क्या आएगी, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। तो हम देख लीजिए इसमें, तो इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर होगा बी यानी अनुवादन, यानी सॉरी इसमें जो होगा उद्भावन होगा। यहाँ पर देखिए समस्या जो समाधान है, ठीक है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे उद्भावन कहते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता और उसे क्या कहते हैं, उद्भावन कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचनाओं के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु चेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भव काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बोली जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम या इसे स्वनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वनिम या
ध्वनिग्राम भी कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ध्वनिग्राम या स्वनिम। देख लीजिए यहाँ पर, अगर कहें हम यहाँ पर साफ और देख लीजिए, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अगर कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इस तरीके से भी ले सकते हैं, तभी ध्वनि आएगी, ध्वनि या वर्ण। तो यहाँ पर ध्वनि ग्राम आएगा, यानी सबसे बेस्ट आंसर इसका ये होगा स्वनिम। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से कौन सा जो है कथन या प्रश्न जो है करता है? तो इनमें इसे कौन बता सकता है? कोई सृजनात्मक ने सही उत्तर बताया नहीं। तो इसमें देख ले, यहाँ पर चौथा जो आंसर है, इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है, यह एक सृजनात्मक प्रश्न है। देख ले, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए प्रश्नों को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास कर सकता है, यानी नवीनता है उसमें, सृजनात्मक है, यानी विचार को प्रस्तुत कर सकता है या नए ढंग से सोच सकता है, यही सृजनात्मक है। देख लिए क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रो टीचिंग क्या है, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण है वो क्या है? तो इससे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वो क्या है? अवसरणीय शिक्षण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अवसरणीय जो शिक्षण है वो क्या होता है, ठीक है। अवसरणीय शिक्षण अर्थात इसका तात्पर्य सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसका एक निश्चित श्रेणी या क्रम का अनुसरण करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है श्रेणी का, जिसका कि हर जो टीचर होगा जो ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, तो वह क्या करता है, अनुपालन करता है। इसके क्या होते हैं, 6 सोपान होते हैं। याद रखें सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं, 6 सोपान। तो ये 6 सोपान यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले टीचर क्या करता है, पाठ योजना का निर्माण करता है। फिर क्या करेगा, उस पाठ का प्रस्तुतिकरण करेगा, नहीं स्कूल में जाएगा और वहाँ पर बच्चों को उसके बताएगा। फिर उसमें प्रतिपुष्टि मिलेगी उसके बारे में जो वहाँ पीछे बैठे हुए हो रहते हैं, ठीक है। तो फिर वो प्रतिपुष्टि देगा, फिर कल आएगा, फिर उस पाठ, फिर घर जाएगा, फिर वह क्या करेगा, पाठ योजना निर्माण करेगा। फिर कल को आएगा, स्कूल आएगा, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार के कुल 6 स्टेप हो गए, ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण बात यह है, देख लीजिए इसमें क्या होता है, कभी ये स्टेप आगे पीछे नहीं किए जा सकते हैं और इसीलिए इसे अवसरणीय शिक्षण कहा जाता है। चले यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए एक साइड और एक साइड उन सिद्धांतों के प्रतिपादकों के नाम है। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ सिद्धांत है, सरल है ये सिद्धांत, इसलिए हम सिद्धांत पर देख लेते हैं। देख लीजिए वर्णोद अवकलन का जो सिद्धांत दिया हल ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड द्वारा दिया गया। आवश्यकता का सिद्धांत मोस्लो द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर दे पहले ही इसने क्या दे लिया, दे रखा है यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत दे रखा। तो अभ्यास का सिद्धांत देखिए थर्नडाइक ने दिया था। कुल उसने मुख्य प्रमुख 3 नियम दिए थे, एक अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है, उनमें से एक अभ्यास का नियम। तो और जो है स्किनर द्वारा दिया गया अभिकर्मित अनुदेशन। तो अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन जो है एक प्रोग्रामित जो है कह सकते हैं कि शिक्षण की मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित है। इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत सम्मिलित हैं, जैसे छोटे छोटे पदों का सिद्धांत यानी लोक पद्य सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत, ठीक है। जब अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत यानी एचआर थ्योरी के सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? हमें बताना है क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक। तो बिल्कुल ये जो है अंतर्नोद की बात जो है, क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है इसकी बात जो है किसने की है, स्किनर ने की बात की है। ऑपरेंट बिहेवियर यानी क्रिया प्रसूत भी, ठीक है। ड्राइव की बात की है, बिल्कुल अभिप्रेरक भी है, मोटिव, ठीक है, और स्टिमुलस यानी उद्दीपक भी, ठीक है। तो एसआर थ्योरी किसने दी है? एस का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी उद्दीपक, ठीक है। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होता है। तो एसआर थ्योरी दी है किसने? थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? तो बिल्कुल ये संकेत अधिगम को उसने निम्न स्तर पर रखा। देख लीजिए आर एन गेने के अधिगम का जो सोपानिकी के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार है। तो इस प्रकार देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे निम्न स्तर का उसने कहा संकेत अधिगम, ठीक है। सिग्नल लर्निंग जो है सिग्नल, ठीक है। फिर आया एसआर लर्निंग यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने कहा। फिर श्रृंखला अधिगम आता है उसके अनुसार, फिर आता है शाब्दिक अधिगम आता है, फिर बहुविविध अधिगम आता है, फिर संप्रदाय अधिगम आता है, फिर क्या आता है
अब प्रिंसिपल लर्निंग यानी सिद्धांत अधिगम बाद फिर समस्या समाधान अधिगम। अब पूछ ले कि ज्ञानी का जो अधिगम का सोपानिक सिद्धांत है उसमें सर्वोच्च स्तर का सीखना क्या है, वैसे भी सर्वोच्च स्तर का सीखना क्या है, समस्या समाधान अधिगम ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। तो बिल्कुल यह क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है शिक्षक जानबूझकर ऐसे करता है और शिक्षक अपने व्यवहार में इसे क्या करता है, जानबूझकर ले लाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, छात्रों का ध्यान आकर्षित होगा और उन्हें अधिक समझ में आएगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। तो इसी प्रकार के जो हरकतें करेगा ध्यान आकर्षित करने के लिए जो शिक्षक से संबंधित होगी स्वयं से, तो ये क्या हो जाएगी, उसका उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाएंगे। तो और क्या क्या घटक होंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, जैसे यथोचित शरीर संचालन। जैसे शिक्षक क्या करता है, क्लासरूम में इधर उधर जाता है पढ़ाते हुए कई बार, तो इसी प्रकार और भी शारीरिक जो संचालन करता है उस समय। और हाव भाव हो गई, हाव भाव भंगिमा का जो प्रयोग करता है। भाव का केंद्र, जब शिक्षक अगर जो पाठ पढ़ा रहा है कोई भी पाठ, उस पाठ का एक मूल भाव होगा। जैसे कोई कहानी पढ़ा रहा है उसका मूल भाव होगा, उस मूल भाव को लेकर के वह पूरी कहानी पढ़ाएगा, ठीक है। तो और आगे क्या होगा, स्वरों में उतार चढ़ाव, बिल्कुल जो अभी बात हो रही थी। और मौन, बिल्कुल कई बार मौन रह करके भी अपना कौशल का प्रदर्शन करता है। शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन, बिल्कुल ये भी होगा। इस प्रकार से हमने देखा उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन। तो इसमें आ जाएगा पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, संप्रेषण में एक घटक है, प्रेषक होता है पहले, दूसरा संदेश होगा उस प्रेषक के पास, फिर ग्राही होगा जिसे भेजना है, फिर इनके बीच क्या होगी, एक अंतरक्रिया होगी, या अंतरक्रिया किसी के माध्यम होगा, जैसे फोन है और भी सारी चीज़ें माध्यम होगा, और अंत में क्या करेगा, प्रतिपुष्टि यानी जो ग्राही है या उसका प्रतिपुष्टि फीडबैक देगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु तो कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, हमें बताना है। मंदित मना यानी मानसिक रूप से कमजोर या मंद बालक के लिए, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा व्यक्ति कंडीशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इनमें से, जैसे तुरंत होगा संवर्धन उपागम उच्च स्तर पर। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति कंडीशन। यहाँ पर देख लीजिए लिख रहा है इन सब के लिए व्यक्ति कंडीशन क्या आवश्यकता है, जो व्यक्तिगत रूप से शिक्षित तथा प्रशिक्षित कर सके, किसे, ताकि वो क्या कर सकते हैं, मंदबुद्धि वाले बच्चे जो है अपने दैनिक जीवन में या व्यक्तिगत या सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें तथा तैयार हो सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में लिखा गया है कि सत्य नहीं है, हमें बताना है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया बिल्कुल है, और वृद्धि जो है एक जैविक प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल एक जैविक प्रक्रिया है। और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल यह गलत है। विकास जो है मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह गुणात्मक भी है। देख लीजिए इसमें जो शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, बिल्कुल लक्ष्य उन्मुखी, इसलिए आंसर होगा इसका सी, क्योंकि यह सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है छात्र में बालकों की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हमें बताना है। तो इसे क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड, यानी किसी छात्र में क्या है, विशेष या किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता है और विशिष्ट क्षमता है, तो इसे क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। एप्टीट्यूड फिर से देख लीजिए, अभिक्षमता से तात्पर्य है व्यक्ति के उस रुझान या रुचि योग्यता से होता है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय में सफल प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा, जैसे भाषा बोलने के उसके अंदर क्या विशिष्ट अभिक्षमता है, या विशिष्ट कह सकते हो उसके अंदर भाषा बोलने की क्या है, एक अभिक्षमता है, या संगीतकार बनने की क्या अभिक्षमता है। तो इस प्रकार हम समझे इस अभिक्षमता को। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है, ठीक है। जो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था है वह पियाजे के संज्ञान विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है, यह कहना। तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका आंसर जो है सी आएगा, बी आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 20 है कौन व्यक्तित्व गुण के सिद्धांत से संबंधित है, यानी व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत संबंधित है। तो इसका फ्राइड, देख लीजिए आल्पोर्ट और कैटल ने क्या दिया है, व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। और कैटल ने भी शील गुण का सिद्धांत दिया था, कैटल और आल्पोर्ट ने। और आइजेंक ने क्या दिया है, जैविक शील गुण का सिद्धांत किसने दिया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ पे कि जो जैविक शील गुण का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है, आइजेंक ने। तो व्यक्तित्व गुण से संबंधित फ्राइड, तो फ्राइड ने क्या दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व का।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो इसमें जो आंसर आएगा बी आना चाहिए मेरे देख, प्रभाव, विविधता, मौलिकता और विस्तार। ठीक है, ये आंसर है इसका। तो और भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए क्या होता है, नवीन ढंग से सोचने, विचार करने और कार्य करने में समर्थ बनाती है। तो क्या क्या गुण होते हैं या सृजनात्मक क्या क्या तत्व है? तो उसमें प्रभाव हो गया, बिल्कुल सही है। उसमें विविधता भी होगी, सही है। उसमें मौलिकता होगी और उसमें विस्तारण, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिख रहा है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति जो है अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड ने क्या कहा है? ठीक है, तो उसने ओडिपस कहा है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो देखिए फ्राइड कहता है कि यदि बालक जो है 4 से 5 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, अपने पिता की अपेक्षा माता को क्या करता है, अत्यधिक प्रेम करता है, तो उसने इस ग्रंथि को क्या इसे कहा है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। क्या कहा है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स या ग्रंथि कह सकते हैं किसे, ओडिपस। यदि बालक क्या करता है, माता के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करता है। यदि बालिका क्या करती है, अपनी माता की अपेक्षा अपने पिता को अत्यधिक की ओर जो है अत्यधिक प्रेम भावना दिखाती है, विकसित होती है, तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये ओडिपस और कॉम्प्लेक्स दो अलग अलग चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा नियम थर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? देख ले, सादृश्यता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अंशिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पर देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है, अंशिक क्रिया का भी है, बहु प्रतिक्रिया, सादृश्यता। देख लीजिए इसमें आंसर डी होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर गौण नियम क्या क्या बताए हैं, 5 गौण। देखो थर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम। 5 गौण नियम है, पहला इसमें बहु क्रिया का नियम या प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, फिर है मनोवृत्ति का नियम भी है, फिर अंशिक क्रिया का नियम भी है, सादृश्यता का नियम भी है और सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम भी है। तो अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों को सहायक होना किस प्रकार का अधिगम अंतरण कहलाता है? तो ये क्या होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। देख लीजिए ऊर्ध्व अधिगम अंतरण में होता क्या है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव अपेक्षा का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में किया जाता है, तब सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है। जैसे स्कूटर चलाने व्यक्ति द्वारा कार चलाने सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों को सहायक होना, यह क्या है, ऊर्ध्व अधिगम का उदाहरण है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्फेसिया कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे समझने के लिए जरूरी है, डिस और फेसिया शब्द से बना डिस्फेसिया। डिस का अर्थ होता अक्षमता और फासिया का अर्थ है वाक, फासिया का अर्थ है वाक है। इस प्रकार डिस्फेसिया का अर्थ हो जाता है वाक अक्षमता। तो यह क्या है, एक प्रकार से बिल्कुल किससे संबंधी हो जाएगा, यह विकार संप्रेषण से संबंधी हो जाएगा, क्योंकि जब उसे वाक विकार है तो निश्चित है कि उसे संप्रेषण में कठिनाई आएगी। तो ये डिस्पेसिया किससे संबंधी है, संप्रेषण से संबंधी। क्वेश्चन नंबर है अगला 26, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं, हमें बताना है। प्रोजेक्ट विधि है, सहभागी विधि, व्याख्यान सामूहिक विधि। बिल्कुल व्याख्यान विधि में देख लीजिए कि छात्र जो होता है निष्क्रिय भूमिका के रूप में होता है और टीचर जो है एक सक्रिय भूमिका रूप में, या इसमें प्रमुख टीचर ही होता है। देख लीजिए 2 प्रकार की शिक्षण विधियां हमारे पास, एक प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां और एक प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां हैं। तो सर प्रभुत्ववादी जो शिक्षण विधियां हैं वो कह सकते हैं ये जो है इन्हें याद रखें क्योंकि ये कम है और जो प्रजातांत्रिक है वो अधिक है। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां देख लीजिए, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत निर्देशन और वर्ग विधि, अभिकर्मित अनुदेशन। ये प्रभुत्ववादी हैं, ठीक है, प्रभुत्ववादी हैं क्योंकि इनमें जो है छात्र का कोई भी कंट्रोल नहीं रहती है, ना ही उन्हें स्वतंत्रता रहती है इन विधियों में, और एक निश्चित पैटर्न को उनसे जो है मार्ग को फॉलो करवाया जाता है। इसीलिए इसे क्या प्रभुत्ववादी कहा गया है। जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत अनुदेशन, अनुवर्ग और अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों को देखते हैं हम, जैसे प्रश्नोत्तरी विधि होगी, सामूहिक परिचर्चा विधि होगी, अन्वेषण विधि होगी, प्रोजेक्ट विधि होगी और ऐतिहासिक खोज विधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है।
तो यहाँ पर जो है ब्लूम के भावनात्मक पक्ष से संबंधित नहीं, हमें बताना कौन सा स्तर। तो देख लीजिए इसमें जो आंसर है ज्ञान, ठीक है। तो देख लीजिए व्यवस्थापन, यहाँ पर ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है, इस ब्लूम के टैक्सोनॉमी में उसने जो है भावात्मक पक्ष में क्या क्या रखा है स्तर। देखिए आग्रहण का इसने सबसे पहले रिसीविंग होती है, फिर अनुक्रिया करेगा भावात्मक असर, फिर रिस्पॉन्डिंग करेगा, फिर क्या होगा उन्मूलन, यानी उसका उन्मूलन करेगा, और फिर उसमें क्या करे संगठन या व्यवस्थापन या ऑर्गेनाइजेशन करेगा, और फिर स्वाभाविककरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? प्रवृत्ति स्तर, अप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। तो बिल्कुल शिक्षण के जो स्तर है, शिक्षण के हम प्रकार कह सकते हैं। अभिप्रेरणा स्तर पर कभी कोई शिक्षण नहीं होता है, स्मृति स्तर पर होता है, अवबोध स्तर पर होता है, प्रवृत्ति स्तर पर। देखिए अवबोध स्तर का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी समझ स्तर पर, ठीक है, जो समझता। अब एक है रिफ्लेक्टिव यानी परावर्ती स्तर हो गया, एक मेमोरी लेवल यानी रटने वाला स्मृति स्तर का, और मोटिवेशन लेवल का कोई भी शिक्षण स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है इसने 3 प्रकार का। यहाँ फिर देख लीजिए स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल का हो सकता है, मेमोरी लेवल का हो सकता है शिक्षण स्तर। फिर अवबोध यानी समझ स्तर कह सकते हैं, इस अवबोध को क्या कहेंगे, समझ स्तर कह सकते हैं, या इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कह सकते हैं। देख लीजिए तीसरा जो है चिंतन स्तर या प्रवृत्ति स्तर भी कहते हैं, जिसे इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि शिक्षण क्या होता है, 3 प्रकार से 3 स्तर होता है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर या प्रवृत्ति स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डॉट डॉट के बीच की संगति है, किसके बीच की है? पूर्व अनुभव के बीच के, व्यवहार के है, अनुक्रिया है या पशु। तो बिल्कुल यह जो है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति होगी, ठीक है। थर्नडाइक यही कहता है कि जब उद्दीपन और उद्दीपक के बीच में क्या हो जाता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, और यही जो बॉन्डिंग होती है वो कहता है कि यह सह संबंध या बॉन्डिंग हो जाती है, यही सीखना है। कौन कहता है? थर्नडाइक। तो थर्नडाइक की परिभाषा देख लीजिए एक बार। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच एक प्रकार का बंधन या संबंध बन जाता है, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन कहते हैं। यही जो एसआर बॉन्डिंग होती है, इसी को किसने, थर्नडाइक ने सीखना कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो बिल्कुल जो यहाँ पर जो होगा समस्या समाधान भी जो है प्रगतिवादी शिक्षण विधि पर आधारित है। या फिर देख लीजिए एक बार, थोड़ा समझ लेते हैं इसे। ठीक है, प्रगतिवादी कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? जैसे प्रगतिवादी सिद्धांत बताने, प्रगतिवादी जैसे समस्या समाधान विधि, मानसिक उद्दीलन विधि, खेल विधि हो गया। ये प्रगतिवादी विधियां हैं, जैसे समस्या समाधान विधि, मानसिक उद्दीलन विधि और खेल विधि। क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक को कैसा अधिगमकर्ता माना गया है? तो सक्रिय माना गया, जो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह माना गया है किसमें? प्रगतिवादी शिक्षण में। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।